सुप्रभात, शुभनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में। ये कक्षा है आपकी हिंदी की, और हिंदी की कक्षा में आज हम बात करेंगे व्याकरण ज्ञान की। और व्याकरण ज्ञान में हम क्रम से आज तक जिन बिंदुओं को पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका अगला चरण है विसर्ग संधि का। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, मेरा मानना है कि आपको ये कक्षा अच्छे से समझ में आ रही होगी। और वर्ण ज्ञान के बाद हम संधि पर बात कर रहे हैं। संधि में स्वर संधि हमने पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली है। आज हम संधि के तीसरे प्रकार विसर्ग संधि की बात करेंगे। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं विसर्ग संधि पर। प्रश्न उत्तर के लिए तैयार रहिएगा। विसर्ग संधि, अब देखिए स्वर संधि की क्या खास बात थी, तो मैंने आपको बताया था स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और परिणाम में स्वर आता है, ये स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्णों का मेल। एक बार इसको तीनों संधियों को हम समझ लेते हैं। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल और परिणाम में भी स्वर, ये स्वर संधि कहलाएगी। यानी पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के आदि में भी स्वर हो, और परिणाम में भी क्या आ जाए, स्वर आए। तो स्वर के साथ स्वर का योग और परिणाम में भी स्वर, स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि किसे कहेंगे, व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन। अब देखिए व्यंजन संधि किसे कहेंगे, तो पहले शब्द के अंत में अगर व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में भी व्यंजन हो, एक तो ये परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में स्वर हो। तीसरी परिस्थिति, पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो। तो ये तीनों परिस्थितियां ही विकार स्वरूप कौन सी संधि बनाती हैं, तो व्यंजन संधि बनाती हैं। विसर्ग संधि किसे कहेंगे, तो विसर्ग के साथ, ये विसर्ग है, संस्कृत में ध्वनि प्रयुक्त में होती है, हिंदी में कई वर्ण ऐसे हैं जो विसर्ग वाले हैं, तो इस आधार पर हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। मूलतः संस्कृत की ध्वनि है और ये विसर्ग अयोगवाह ध्वनि है। इसका उच्चारण अयोगवाह, अर्थात न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ इसका उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप में होता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, तो विसर्ग के साथ अगर क्या जुड़े, स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े, उससे उत्पन्न जो भी विकार आए उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये तीनों प्रकार की संधियों को मैंने एक बार आपको समझा दिया। इसको ध्यान से देखें, परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बनता है। जैसे कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न हुए विकार को निम्न संधि कहा जाता है। विकल्प में आपके विसर्ग संधि भी होगा, व्यंजन संधि भी होगा, स्वर संधि भी होगा, और निम्न में से कोई नहीं, ऐसा विकल्प भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़े तो वो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन संधि होती है। और स्वर के साथ स्वर और परिणाम में भी स्वर, ये स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई।
अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या क्या जुड़ेगा, व्यंजन जुड़ेगा। तो देखिए पहला नियम जो हमारा विसर्ग संधि का आ रहा है वो क्या है कि विसर्ग से पूर्व नियम एक, अब नियम को हम सूत्र के रूप में बना लेते हैं। नियम एक कि विसर्ग से पूर्व, ये विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण। घोष वर्ण हमने पढ़े थे वर्ण ज्ञान में कि ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, वो मैंने आपको बताया था। घोष किसे कहते हैं, तो ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा हो वो घोष कहलाती हैं, और ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा न हो अघोष कहलाती हैं। अर्थात कंठ में कंपन पैदा हो या नहीं हो, इस आधार पर उसको घोष या अघोष कहा जाता है। तो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जो घोष हैं, पहले तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ य, र, ल, व और ऊष्म का ह और सभी स्वर। तो घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हुई जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है। तो 5 वर्ग हमने पढ़े थे। उन 5 वर्गों में जो भी तीसरे नंबर का वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये घोष वर्ण होता है। इसके बाद में अंतस्थ य, र, ल, व ये घोष होता है। ऊष्म का ह ये घोष होता है, और जितने भी स्वर होते हैं वो भी घोष होते हैं। तो नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले, कोई उदाहरण आपको दे दिया, उस उदाहरण में विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी एक ध्वनि होनी चाहिए। तो विकार क्या आएगा, परिवर्तन क्या आएगा, तो परिवर्तन किसमें आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना विसर्ग संधि में, मैं यहाँ पर नोट भी लिख देता हूँ। विसर्ग संधि में विकार यानी परिवर्तन सदैव विसर्ग में प्रकट होता है। तो विकार कहाँ आएगा, विसर्ग में आएगा। ठीक है। और अब यहाँ पर इस नियम की बात है, तो इस नियम के अंतर्गत अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई भी इनमें से घोष वर्ण हो तो विकार कहाँ आएगा, विसर्ग में आएगा। क्या विकार आएगा, तो हम बात कर रहे हैं विकार क्या आएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अब देखिए, तो इस नियम के आधार पर कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, और उन उदाहरणों के आधार पर हम इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे उदाहरण है आपके सामने, अन्यः धन अन्य। क्या ये उदाहरण इस नियम के अंतर्गत है, इस नियम से संबंधित है? देखते हैं कैसे। तो विसर्ग से पूर्व क्या कह रहा है, ये अ, तो अन्य य में क्या है, अ है,
विसर्ग से पूर्व अ हो गया। विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण होना चाहिए, तो देख लीजिए अंत में लिखा हुआ है स्वर, तो यहाँ पर स्वर, कौन सा स्वर? अ, ये घोष वर्ण है। तो विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बना? अ का अ लिख दिया, न आधा। अब य में से स्वर निकाल दिया था आपने अ, और आगे जो परिवर्तन हुआ इसके आधार पर क्या बना? ओ। तो य में क्या जुड़ जाएगा? यो, अन्यो, और पीछे क्या लगा दिया हमने? अन्योन्य। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि का हमारा उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, मनः धनहर। मनः धन बल। मनः धन विज्ञान। मनः धन ज। यशः धन घान। तपः धन बल। पयः धन ज। वयः धन वृद्ध। यशः धन दा। विसर्ग संधि का ये पहला जो नियम है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा उदाहरण इसी के ही दूंगा आपको। तमः धन गुण, और एक एक उदाहरण को हम हल भी करेंगे और पता करेंगे क्या इस नियम के अंतर्गत है। शिरः धन रेखा। सरः धन रूह। सरः धन वर, और शिरः धन मणि। अब देखिए, ये विसर्ग संधि का पहला नियम है और बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अंतर्गत ये बहुत से उदाहरण मैंने लिए हैं। अगर विसर्ग संधि में से प्रश्न आता है तो संभावित है इन्हीं उदाहरणों में, अगर इस नियम से संबंधित प्रश्न आता है तो इन्हीं उदाहरणों से पूछा जाए, ये संभावना पूरी है। तो आप अच्छे से इन उदाहरणों को आप देख लें और जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे आप समझने का प्रयास भी करें। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मनः धनहर पहला जो नियम है, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व यहाँ पर न में क्या है? म न में अ है। आगे क्या आ रहा है? घोष वर्ण ह आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था तीसरा चौथा पांचवा है ना, अंतस्थ पूरा उष्म का ह घोष वर्ण होता है। तो यहाँ पर शर्त पूरी हो गई, विसर्ग किस में बदल गया? ओ में बदल गया। तो अब देखिए, म का म लिख दिया आपने, न में से स्वर निकाल दिया और आगे ह मिल करके ये बन गया ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न में कौन सा स्वर जुड़ेगा? ओ। तो मनो, और फिर लगा दिया हमने हर, मनोहर। दूसरा उदाहरण देखें, मनः धन बल। विसर्ग से पहले यहाँ पर न में अ है और विसर्ग के बाद में प फ ब, ओष्ठ का तीसरा वर्ण आ रहा है। तो तीसरा चौथा पांचवा मैंने बताया था, तीसरा वर्ण ब आ रहा है, यानी शर्त पूरी हो गई। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। शर्त पूरी होते ही विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर म का म लिख दिया, न में से स्वर निकला, आगे वाला जो भी है मिलकर बना, न में क्या जुड़ेगा? ओ।
तो ये हो गया मनो और पीछे लगा दिया हमने बल, मनोबल। अब आगे देखते हैं मनः धन विज्ञान। विसर्ग से पहले न में अ है, विसर्ग के आगे अंतस्थ का व है, ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल गया, ओ में बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः धन विज्ञान। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः धन बल, और मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः धन हर। आगे देखते हैं मनः धन ज। तो विसर्ग से पूर्व न में अ है और विसर्ग के आगे च छ ज तालव्य का तीसरा वर्ण है, शर्त पूरी हो गई, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म न में ओ की मात्रा लग जाएगी और मनोज। तो मनोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः धन ज। मनोज किसको कहते हैं, तो कामदेव को कहते हैं मनः धन ज, मन में जन्म लेने वाला, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान, बल मनोबल मन का बल, और मनोहर मन को हरने वाला। तो ये कई शब्द हमारे हिंदी में नए बन गए, किसके द्वारा, संधि के द्वारा। किसकी संधि, तो ध्वनियों की संधि। अब आगे देखते हैं यश धन घान। विसर्ग से पूर्व श में यश, श में अ है, आगे घ है, क ख ग, यानी कंठ का तीसरा वर्ण आ रहा है, ग, शर्त पूरी हो गई, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, तो यहाँ पर य का य लिख दिया, श के साथ कौन सा स्वर जुड़ेगा, ओ, तो शो हो गया, और पीछे लगा दिया हमने जो बचा था गान, यशो गान। यश का गान करना, किसी के यश प्रताप का गान करना यशो गान कहलाता है। आगे देखते हैं तप धन बल। अब तपह विसर्ग में तप, प में अ है, आगे ब, कौन सा वर्ण आ रहा है, क्या गोष्ठ वर्ण है, प फ ब, तो ओष्ठ का तीसरा वर्ण, शर्त पूरी हो गई, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, त का त लिख दिया, प में कौन सा स्वर जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा, तो तपो हो जाएगा, और पीछे हमने जो रह गया वो लगा दिया तपोबल। ऐसा बल जो तप के द्वारा प्राप्त किया जाए तपोबल कहलाता है। इसके बाद पयः धन ज। विसर्ग से पूर्व य में क्या है, अ है, विसर्ग के बाद ज है, तो च छ ज, तो तीसरा वर्ण आ गया, घोष वर्ण है, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, और ये हो जाएगा पयोज। पय का मतलब पानी और ज का मतलब जन्म लेने वाला, पयः धन ज, पय में जन्म लेने वाला, और ये इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, तो कमल। तो कमल का पर्यायवाची है पयोज। वयः धन वृद्ध। तो विसर्ग से पूर्व य में अ है, आगे व है, य र ल व, अंतस्थ का वर्ण आ गया, शर्त पूरी हो गई, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा, और यहाँ पर व का व लिख दिया, य में कौन सा स्वर जुड़ेगा, ओ, तो वयो, और पीछे लगा दिया हमने वृद्ध, वयो वृद्ध। अब आगे देखते हैं यशः धन दा। विसर्ग से पूर्व श में क्या है, अ, और विसर्ग के बाद में द, त थ द, तो यहाँ पर शर्त पूरी हो गई, विसर्ग किस में बदल गया, ओ में, तो यहाँ पर य का य लिख दिया, श में क्या जुड़ेगा, ओ, तो यशो, और पीछे लगा दिया दा, यश देने वाली यशोदा। दा का अर्थ क्या हुआ, देने वाली, तो यश देने वाली यशोदा। और तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, तो माता कृष्ण की माता जिसका नाम था यशोदा। तमः धन गुण। विसर्ग से पहले म में अ है, तम, म में अ, और आगे क ख ग, कंठ का तीसरा वर्ण ग आ रहा है, शर्त पूरी हो गई, घोष वर्ण है, विसर्ग तुरंत बदल जाएगा ओ में,
और त का त लिख दिया, म में ओ जुड़ेगा, मोह हो गया और पीछे लगा दिया गुण, तमोगुण। मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तम गुण है, इसको हम तमोगुण कहते हैं। शिरः धन रेखा, शिरः, शिरः का मतलब ऊपर जो रेखा खींची जाती है। देख लीजिए हर शब्द के ऊपर जो ये लाइन आप खींचते हैं इसको हम शिरो रेखा कहते हैं। हिंदी में लाइन की जगह हम क्या कहते हैं, शिरो रेखा। तो विसर्ग से पूर्व र में अ है, विसर्ग के बाद र आ गया, य र अंतस्थ का दूसरा वर्ण आ रहा है, तो कहने का मतलब शर्त पूरी हो गई। विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा और क्या हो गया, ये शिरो रेखा। ऊपर जो रेखा खींची जाती है, ऊपर जो लाइन खींची जाती है शब्द के ऊपर, उसको शिरो रेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि में ये मिलती है हमें। सरह धन रूह, सरह विसर्ग से पूर्व सर, र में कौन सी ध्वनि है, कौन सा स्वर है, अ, आगे र, य र ल व, तो अंतस्थ का वर्ण आ रहा है, तो शर्त पूरी होगी। विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, स का स लिख दिया, र में कौन सा स्वर जुड़ जाएगा, ओ, तो सरो, और पीछे हमने लगा दिया रूह, सरोरूह। सरह यानी सरोवर, रूह का मतलब आत्मा, सरोवर की आत्मा। सरोरूह का मतलब क्या हुआ, सरोवर की आत्मा। अब सरोवर की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कमल को कहा जाता है। तो सरोरूह शब्द किसके लिए प्रयोग में आएगा, कमल के लिए, क्योंकि उसकी सुंदरता से सरोवर के 4 चांद लग जाते हैं, उसकी सुंदरता द्विगुणित हो जाती है, उसकी सुंदरता में अभिवृद्धि हो जाती है, इसलिए उसको सरोरूह कहा जाता है। सरह धनवर, अब देखिए विसर्ग के पहले र में अ और विसर्ग के बाद व, तो य र ल व, यहाँ पर फिर अंतस्थ का वर्ण आ रहा है। तो देखिए विसर्ग से पूर्व अ, विसर्ग के बाद में अंतस्थ का वर्ण आ रहा है, तो इसको कहेंगे विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ये सरोवर, सरोवर, सरह धनवर सरोवर। आगे विसर्ग से पूर्व र में शिरह धनमणि, र में अ है, आगे म है, विसर्ग के बाद घोष वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा मैंने बताया आपको घोष वर्ण, तो म कौन सा वर्ण हुआ, ओष्ठ का, प फ ब भ म, तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा वर्ण आ रहा है यहाँ पर, तो शर्त पूरी हो गई। विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा, शी का शी लिख दिया, र में कौन सा स्वर जुड़ेगा, ओ, तो शिरोमणि। मणि की तरह जो सबसे ऊपर चमकता हो उसको शिरोमणि कहते हैं। तो ये विसर्ग संधि का पहला नियम हमारे सामने हमने देखा। इस विसर्ग संधि को हमने अच्छी तरह समझ लिया और मेरे ख्याल से ये नियम अब स्पष्ट हो जाना चाहिए, और परीक्षा में अगर प्रश्न आता है इस नियम से संबंधित तो आप कर सकते हैं। दूसरा नियम हम देखेंगे अब, नियम 2। विसर्ग संधि नियम 2। अब इस नियम को और ध्यान से हम देखेंगे। क्या कह रहा है ये नियम, विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं बोला इसने, लेकिन विसर्ग के बाद या तो च हो, छ हो या श हो। विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं बोला, लेकिन विसर्ग के बाद में यहां पर शर्त रख दी कि विसर्ग के बाद में अगर च आ जाए, छ आ जाए या श आ जाए तो क्या होगा। तो अब देखते हैं विकार। विकार कहां आएगा, तो विसर्ग में आएगा, ये मैं बता चुका हूं। विसर्ग का श हो जाता है, यानी विसर्ग के बाद में च आए तो भी विसर्ग किस में बदलेगा, श में। विसर्ग के बाद छ आए तो भी विसर्ग बदलेगा श में,
और विसर्ग के बाद श आए तो भी विसर्ग बदलेगा श में। देखते हैं, मनः धन चेतना। कह धन चित। आह धन चर्य। यशः धन शेष। हरिः धन चंद्र। यशः धन शरीर और पुनः धन च। बड़े अच्छे उदाहरण हैं, इनको समझिएगा। अब देखिए, विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं बोला, विसर्ग के बाद में च, छ या श आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर विसर्ग से पूर्व क्या आ रहा है वो हमें नहीं देखना है, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? च। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। और विसर्ग की हमेशा आधी ध्वनि बनती है स्वर रहित। तो यहाँ पर म, न और फिर क्या आया? श आधा जो बना और पीछे लगा दिया हमने चेतना। बड़ा सरल सा नियम है, मनश्चेतना। कुल मिलाकर विसर्ग के बाद में च, छ, श आ जाए तब विसर्ग की जगह श जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, विसर्ग की जगह हमने श रख दिया, बाकी शब्द वैसे के वैसे हैं। तो मनश्चेतना। कह धनचित। तो विसर्ग के बाद यहाँ पर फिर च आ रहा है तो विसर्ग किस में बदलेगा? श में बदल जाएगा और ये शब्द बनेगा कश्चित। इसके बाद आह धनचर्य। विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं, विसर्ग के बाद में फिर च आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा और विसर्ग की जगह क्या जुड़ जाएगा? श जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका आश्चर्य। इसी तरह से यशः धन शेष। विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? च की जगह यहाँ पर श आ रहा है तो विसर्ग किस में बदलेगा? श में। ठीक है, आधी ध्वनि बनेगी विसर्ग की। य श, ये तो लिखना ही है। विसर्ग की जगह क्या जुड़ गया? आधा श, ये भी लिख दिया और पीछे जो रहा वो भी लिख दिया। तो शब्द क्या बना? यशशेष। तो विसर्ग यशशेष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः धन शेष हो जाएगा। विसर्ग की जगह आधा श जोड़ दिया, बाकी शब्द वैसे के वैसे, है ना। तो एक साथ श देखकर हमें घबराना भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो विसर्ग का क्या बनेगा? श बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हरि, आधा श जुड़ा और पीछे चंद्र, हरिश्चंद्र। इसी तरह से यशः धन शरीर, ठीक वैसा उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें विसर्ग के बाद में श आ रहा है तो विसर्ग का भी क्या बनेगा? आधा श बनेगा। शब्द वैसे के वैसे जुड़ जाएंगे, विसर्ग का आधा श जुड़ेगा। यशः शरीर, तो शब्द क्या बन गया? यशः शरीर। अब आगे देखें, पुनश्च, पुनः धन च। तो विसर्ग के बाद में फिर से च आ रहा है, विसर्ग का क्या बनेगा? श बनेगा और शब्द वैसे के वैसे जुड़ जाएंगे और विसर्ग का श बन जाएगा। तो शब्द बन गया पुनश्च। तो ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।
चलिए तीसरा नियम पढ़ते हैं, विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अब विसर्ग संधि के तीसरे नियम में क्या कह रहा है, तो विसर्ग के बाद त, थ या स आ जाए तो विसर्ग का स हो जाता है। अब देखिए, अब यहां पर विसर्ग से पहले कुछ नहीं है, लेकिन विसर्ग के बाद में फिर से त, थ या स, तो विसर्ग के बाद में या तो त हो तो भी स हो जाएगा, विसर्ग के बाद में थ हो तो भी विसर्ग स में बदल जाएगा, और विसर्ग के बाद में अगर स हो तो भी विसर्ग स में बदल जाएगा। तो पहले नियम से मिलता जुलता ही है। अब देखते हैं, नमः धन ते, शिरः धन त्राण, पुनः धन स्मरण, मनः धन ताप, और अंतः संबंध। अब देखते हैं, अब देखिए विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं बोला, लेकिन विसर्ग के बाद में त आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में त आ रहा है तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में, तो ये क्या हो जाएगा, नमस्ते। विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं बोला, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, त्र, तो त्र किससे बनता है, त और र से, तो पहले क्या आया, त, तो शर्त पूरी हो गई। तो यहां पर क्या बन जाएगा, स, तो ये हो जाएगा शिरस्त्राण। पुनः धन स्मरण, विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो विसर्ग भी स में बदलेगा, तो ये हो जाएगा पुनः स्मरण। विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं, विसर्ग के बाद में त आ रहा है, विसर्ग किस में बदलेगा, स में, तो ये हो जाएगा मनस्ताप। विसर्ग के पूर्व कुछ नहीं, विसर्ग के बाद में फिर से स आ रहा है तो विसर्ग बदलेगा स में, तो ये हो जाएगा अंतः संबंध। तो कुल मिलाकर के विसर्ग किसकी जगह ले लेगा, विसर्ग की जगह कौन ले लेगा, तो आधा स ले लेगा, शब्द वैसे के वैसे जुड़ जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, चौथे नियम की ओर चलते हैं। नियम 4, विसर्ग संधि। अगर विसर्ग से पूर्व क प म, क प म आ जाए, यानी विसर्ग से पहले क्या हो, ई या उ स्वर हो, मैंने बताया था, इसके बाद विसर्ग के बाद में क प या म आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग का श हो जाता है। तो यहां पर उदाहरण देखेंगे, आवी धनकार, बही धनकार, बही धनकृत, चतुह धन कोण, चतुह धन
चतुष्पद वपुः धनमान। अब देखिए विसर्ग से पूर्व कौन सा स्वर आ रहा है, तो ई आ रहा है, व में ई है, आगे क आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बनेगा, श। तो ये क्या हो जाएगा, आविष्कार। इसी तरह से विसर्ग से पूर्व ई है, विसर्ग के बाद फिर क आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बनेगा, श। तो ये हो जाएगा बहिष्कार। विसर्ग से पूर्व यहाँ पर क्या है, ई है, विसर्ग के बाद क है, तो फिर विसर्ग का श बनेगा और शब्द बन जाएगा बहिष्कृत। इसके बाद विसर्ग से पूर्व ई या उ, तो यहाँ पर उ है, त में उ की मात्रा है, आगे क है, विसर्ग क्ष में बदलेगा, तो ये हो जाएगा चतुष्कोण। विसर्ग से पूर्व उ है, विसर्ग के बाद में प है, क प म, तो विसर्ग किस में बदलेगा, श में, तो ये हो जाएगा चतुष्पद। विसर्ग से पूर्व फिर से उ है, वपु में, आगे म है, क प म, तो यहाँ पर विसर्ग क्ष में बदल जाएगा और ये हो जाएगा वपुष्मान। वपुष्मान का मतलब होता है सुंदर। चलिए, तो ये हो गया विसर्ग संधि का चौथा नियम। और अगला और अंतिम नियम जो प्रमुख है वो हम ले लेते हैं, नियम 5वां। विसर्ग से पूर्व अ के अलावा अन्य स्वर और आगे घोष वर्ण। और घोष वर्ण कौन कौन से, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से घोष वर्ण होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 3, 4, 5 हर वर्ग का, अंतस्थ पूरा य, र, ल, व, ऊष्म का ह और सभी स्वर, ये घोष वर्ण है आपके। तो यहाँ पर ये नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई और स्वर हो, अ नहीं होना चाहिए, लेकिन विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदलेगा, तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आप देख लें इस उदाहरण को। बही धन अंग आशी धन वाद प्रादुह धन भाव धनुह धन धर आयुह धन वेद यजुह धन वेद और अंत में ज्योतिह धनविद। अब देख लीजिए यहां पर एक एक उदाहरण ले लेते हैं हम। बही धन अंग, विसर्ग से पूर्व अ के अलावा कौन सा स्वर है, ई, ह में ई की मात्रा है, आगे घोष वर्ण स्वर आ रहा है, विसर्ग किस में बदलेगा, र में बदलेगा, तो ये हो जाएगा बही। अब ये र में आगे स्वर है तो जुड़ जाएगा, तो र पूरा हो जाएगा अनुस्वार के साथ में, बहिरंग। आशी ही, विसर्ग से पूर्व ई है, बड़ी ई की मात्रा है, आगे घोष वर्ण व आ रहा है, अंतस्थ का विसर्ग किस में बदलेगा, र में, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। ये र की मात्रा व पे ऊपर लग गई, चूंकि आगे स्वर नहीं था तो र आधा लिखा नहीं जाता,
आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर ऊ स्वर है, आगे ओष्ठ का प फ ब भ, चौथा वर्ण आ रहा है घोष वर्ण, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, र में, तो ये हो जाएगा प्रादुर्भाव। र की मात्रा जो है हलंत र की मात्रा वो भ के ऊपर लग गई। धनुर्धर, विसर्ग से पूर्व ऊ स्वर है, आगे ध त थ द ध, चौथा वर्ण घोष वर्ण दंत्य का, तो यहाँ विसर्ग र में बदल जाएगा। आगे स्वर नहीं है तो र आधा ही कहाँ पर लगेगा, तो आगे वाले वर्ण के ऊपर, ध के ऊपर, धनुर्धर। विसर्ग से पूर्व ऊ स्वर है, आगे अंतस्थ का व है, र बनेगा, आ यू, र की मात्रा अब लगेगी, ये लग गई आयुर्वेद। और इसी तरह से यजु ऊ है, आगे अंतस्थ का व है, र बन गया, और ये बन गया आपका यजुर्वेद। इसी तरह से ज्योति है धनविद, विसर्ग से पूर्व ऋस्वई है, आगे अंतस्थ का व है, र बनेगा, और ये शब्द बन गया आपका ज्योतिर्विद। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारी स्वर संधि पूरी विसर्ग संधि पूरी होती है। आज की कक्षा में यहाँ तक ही। अभ्यास करते रहिएगा, जितने उदाहरण मैंने आपको बताए हैं उनका अभ्यास करते रहिएगा। अगर इतने उदाहरणों का भी आप अभ्यास करते हैं, घर पे बार बार देखते हैं, तो आप अच्छे से नियम में पारंगत हो जाएंगे, स्वर संधि में भी, व्यंजन में भी और विसर्ग से भी। अगली कक्षा में फिर नए बिंदु के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।